कैसे हैं विद्यार्थी मित्रों? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के तीसरे अध्याय रेशों से वस्त्र तक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप पिछली कक्षा में यानी कक्षा 6 में रेशों के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो आइए जितना आपने जाना था एक बार उसका पुनरावर्तन कर लेते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप जानते हैं कि रेशों को दो प्रकार में बांटा जाता है। पहला प्राकृतिक रेशे और दूसरा संश्लिष्ट रेशे। प्राकृतिक रेशे वे होते हैं जिन्हें हम प्रकृति के तत्वों जैसे कि जंतु तथा पादपों से प्राप्त करते हैं, जबकि संश्लिष्ट रेशे प्रकृति के तत्वों की सहायता के बिना प्रयोगशाला में या तो कारखानों में बनाए जाते हैं। प्राकृतिक रेशों को हम दो प्रकार के भागों में बांटते हैं। पहला पादप रेशे जैसे कि कपास अथवा जूट, क्योंकि कपास और जूट के रेशे कपास तथा जूट के पादप से प्राप्त होते हैं। दूसरा जांतव रेशे जैसे कि ऊन और रेशम, क्योंकि ऊन और रेशम को हम कीटकों या जंतुओं में से प्राप्त विभिन्न प्रकार के जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ही कि हम कई सारे रेशों को विविध प्रकार के जंतुओं के शरीर से प्राप्त करते हैं। ऊन उसके रेशों को भेड़ अथवा याक के बालों में से प्राप्त किया जा सकता है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि भेड़ और याक किस तरह से ऊन देने वाले जंतु हैं। साथ ही रेशम के रेशे रेशम के कीट के कोकून में से प्राप्त किए जा सकते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि रेशम का कीट और उसका कोकून बताया गया है। आइए अब ऊन के रेशों के विषय में चर्चा करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ऊन की प्राप्ति भेड़, बकरियां, याक जैसे कई जंतुओं में से की जाती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक भेड़ बताई गई है, एक याक बताया गया है और एक रोएदार त्वचा रखने वाली बकरी बताई गई है। इनकी त्वचा में से ही ऊन को प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, ऊन को प्राप्त करने के लिए इन जानवरों का बड़े पैमाने पर पालन किया जाता है और इनकी त्वचा में उगने वाले इन बालों को उतार कर उसमें से ऊन प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थियों, भेड़ की त्वचा पर दो प्रकार के रेशे देखने को मिलते हैं। नंबर 1 दाढ़ी के रूखे बाल जो कि थोड़े से मोटे होते हैं, जबकि त्वचा के निकट आए हुए तंतुरूपी मुलायम बाल। इन तंतुरूपी मुलायम बालों का उपयोग ऊन या तो कर्तित ऊन बनाने के लिए किया जाता है। कुछ भेड़ें मात्र तंतुरूपी मुलायम बाल ही रखती हैं, यानी कुछ भेड़ों को विशेष करके कुछ विशिष्ट लक्षणों के साथ उत्पन्न किया जाता है। उनमें कृत्रिम रूप से प्रजनन कराया जाता है। उनके जनकों के चयन की इस प्रक्रिया को ही वर्णात्मक प्रजनन के नाम से जानते हैं। यानी कुछ विशेष प्रकार की भेड़ें होती हैं जो मात्र मुलायम ऊन ही प्रदान करती हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक भेड़ बताई गई है जिसकी त्वचा पर बहुत सारे ऊन वाले रेशे यानी मुलायम रेशे आप देख सकते हैं। विशिष्ट प्रकार के ऊन रखने वाली भेड़ों का प्रजनन करवाया जाता है, जिसे हम वर्णात्मक प्रजनन के नाम से जानते हैं। सभी भेड़ें अच्छी मात्रा का ऊन प्रदान नहीं करती है, उसके लिए हमें जनकों का चयन करना पड़ता है और उसी को वर्णात्मक प्रजनन के नाम से जानते हैं। हमारे देश में ऊन अनेक नस्ल की भेड़ों से प्राप्त किया जा सकता है। हमारे देश में भेड़ें विविध प्रकार का ऊन प्रदान करती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं एक काले रंग की भेड़ है और एक सफेद रंग का ऊन प्रदान करने वाली भेड़ है। आपको एक बात और बता दें कि हमारे यहाँ पर नहीं समग्र विश्व में ही कुछ गिने चुने रंग वाली भेड़ें ही होती हैं जिनसे हमें गिने रंग वाले ऊन ही प्राप्त होते हैं। बाद में ऊनों को रंगा जाता है और अलग अलग प्रकार के रंग दिए जाते हैं। तिब्बत और लद्दाख में याक की ऊन का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, याक काले या सफेद रंग के हो सकते हैं, जिनकी त्वचा पर निकले हुए इन बालों को ही हम ऊन कहते हैं और उन्हें काट कर इस प्रकार की रोएदार ऊन प्राप्त की जाती है और विविध प्रकार के वस्त्रों का निर्माण इस ऊन की सहायता से किया जाता है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थियों, भारत में कई विस्तारों में बकरी की त्वचा से ऊन निकाला जाता है और उसका उपयोग विविध प्रकार के वस्त्रों की बनावट में किया जाता है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थियों, आप इस चित्र में अंगोरा नस्ल की बकरी देख सकते हैं। यह अंगोरा नस्ल की जो बकरियां हैं, इनमें अच्छी मात्रा का ऊन प्राप्त होता है। यह कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। साथ ही साथ कश्मीर में पाई जाने वाली एक और बकरी, उसकी त्वचा से निकलने वाले मुलायम बाल का उपयोग बेहतरीन शॉल बनाने के लिए किया जाता है, जिन्हें हम पश्मीना शॉल के नाम से भी जानते हैं। जम्मू और कश्मीर के कई विस्तार में पश्मीना से बने हुए कपड़ों को पहना जाता है। यह काफी मुलायम होते हैं।
साथ ही साथ बाजार में इनकी ऊंची मांग भी होती है। कई जगहों पर ऊंट के शरीर से निकले बालों का उपयोग भी ऊन बनाने के लिए किया जाता है। आप जानते ही होंगे कि ऊंट यह रेगिस्तानी विस्तारों में पाया जाने वाला प्राणी है। इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। रेगिस्तानी विस्तारों में जब अत्यधिक ठंड पड़ती है तो वहां के लोग ऊंट से निकले हुए ऊन का ही इस्तेमाल अपने स्वेटर बनाने के लिए करते हैं। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका जैसे जंतुओं का भी उपयोग ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में आपको करना क्या है, आपको अपनी स्क्रैप पुस्तिका लेनी है, उसमें ऐसे जंतुओं के चित्र चिपकाने हैं। अगर आपको चित्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप उनके चित्र हाथ से ड्रॉ भी कर सकते हैं, जिनमें से हमें ऊन प्राप्त होता है। अपने क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊंट या याक जैसे जानवरों को जिस नाम से जाना जाता है, आपको उसका पता लगाना है। साथ ही आपको भारत के या विश्व के मानचित्र पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह लगाकर जहां वे जंतु पाए जाते हैं, उनमें से ऊन प्राप्त होता है, उनके चित्र लगाने हैं। आइए अब हम रेशों से ऊन तक के सफर के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। मित्रों, भेड़ शाकाहारी जंतु है, यानी यह अपने भोजन में मात्र हरी पत्तियों का ही समावेश करती हैं। इनके अलावा भेड़ पालने वाले उन्हें दाल, मक्का, ज्वार, खली और खनिज भी खिलाते हैं, ताकि भेड़ स्वस्थ रह सकें और अच्छी मात्रा में ऊन तथा दूध दे सकें। भेड़ की कुछ नस्लें उनके शरीर पर बालों की घनी परत रखती हैं, जिससे अच्छी गुणवत्ता का ऊन प्राप्त किया जाता है। जब भेड़ों की त्वचा पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है, तब उन्हें हाथों से या यंत्रों की सहायता से काट लिया जाता है। भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात के मैदानी प्रदेशों में भेड़ों को पाला जाता है। इन विस्तारों में भेड़ का पालन करने वाले लोग भेड़ों को पालते हैं। भारत के विविध विस्तारों में पाए जाने वाली भेड़ों की नस्लों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं और उसे इस सारणी में भर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोही नस्ल की भेड़ की। यह अच्छी गुणवत्ता का ऊन प्रदान करती है तथा इसका पालन राजस्थान और पंजाब के कई प्रदेशों में किया जाता है। दूसरा, रामपुर बुशायर भेड़, यह भूरी ऊन प्रदान करती है और इसका पालन उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। तीसरी है नाली या नली नस्ल की भेड़ें। इसके द्वारा प्राप्त होने वाले ऊन का उपयोग गलीचों की बनावट के लिए किया जा सकता है। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पाली जाती है। चौथी है बाखरवाल नस्ल की भेड़। विद्यार्थियों, इस भेड़ से निकलने वाले ऊन का उपयोग शॉलों की बनावट में किया जाता है। इसका उत्पादन जम्मू और कश्मीर में किया जाता है। मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ें हैं, यह मोटी और रुक्ष ऊन प्रदान करती है, जिसका पालन गुजरात में किया जाता है। अगली है पाटनवाड़ी नस्ल की भेड़। इसका उपयोग भोजरी के लिए ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इसका पालन भी गुजरात में होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि रेशों से ऊन किस तरह से संसाधित किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है। यह प्रक्रिया कुल मिला के 6 चरणों में पूर्ण होती है। तो आइए हम एक एक करके सभी चरणों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला चरण, इस चरण में भेड़ों के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से एक भेड़ पालन करने वाला व्यक्ति भेड़ों की त्वचा से बालों को उतार रहा है। इस प्रक्रिया को ऊन की कटाई कहते हैं। इस प्रक्रिया को मशीनों द्वारा किया जाता है। आपको एक बात जान लेनी जरूरी है, सामान्य रूप से भेड़ों के बाल को गर्मी की ऋतु में काटा जाता है, ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रह पाने पर भी जीवित रह सके, क्योंकि गर्मी के मौसम में गर्मी पड़ती है। अगर ठंडी के मौसम में इसके बालों को काटा जाएगा तो रक्षणात्मक आवरण के उतर जाने के कारण ये ठंड से मर भी सकती हैं। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा तैयार किया जाता है। त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं की बनी होती है। भेड़ों की त्वचा से जब ऊन को उतारा जाता है, तब उसके साथ त्वचा की छोटी सी मृत कोशिकाएं भी उसके साथ जुड़ी रहती हैं। यह मृत कोशिकाएं उसी प्रकार से शरीर से अलग हो जाती हैं, जिस प्रकार से आपके पिताजी दाढ़ी बनाते समय अपने त्वचा पर, गाल पर जब रेजर घुमाते हैं, तब उसके साथ बाल किस तरह से अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार भेड़ों की त्वचा से ऊन को भी उतार लिया जाता है। इससे भेड़ों को कोई कष्ट या उन्हें नुकसान नहीं होता।
और जिस तरह से हमारी त्वचा पर दाढ़ी और मूंछ के बाल उग आते हैं, वैसे ही भेड़ों की त्वचा पर भी ये बाल जल्द ही उग जाते हैं। अब दूसरा चरण आता है। इस चरण में त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डाला जाता है और अच्छी तरह से उन्हें धोया जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कुछ ऊन का शुद्धिकरण करने वाले लोग ऊन को टंकी में डाल करके उसे अच्छे से धो रहे हैं, जिससे उसकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाती है। यह प्रक्रम को हम अभिमार्जन के नाम से जानते हैं। आजकल यह प्रक्रिया फैक्ट्रियों में मशीनों द्वारा भी की जाती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ऊन को किस तरह से पानी में डाला जा रहा है, उस पर पानी की बौछारें चलाई जा रही हैं और उसे धो करके गंदे ऊन में रहे हुए धूल के कण, मिट्टी के कणों को दूर करके स्वच्छ ऊन को प्राप्त किया जा रहा है। अगला चरण, इस चरण में अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है और रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेजा जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांट करके पृथक करके अलग कर लिया जाता है। विद्यार्थियों, ऊन की जो विशेषता है वह उसके गठन पर भी निर्भर करती है। ऊन की कीमत उसके गठन के आधार पर ही नक्की होती है। चौथा चरण, इस चरण में बालों को सुखाया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, अभिमार्जन के बाद प्राप्त होने वाले बालों को गठन के द्वारा अलग किया जाता है और उन्हें फिर से सुखाया जाता है, क्योंकि उनमें अभी भी नमी और बहुत सारे धूल के कण हो सकते हैं। इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल एवं फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जिन्हें हम बर कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बर क्या होता है। तो विद्यार्थियों, बर वही संरचना है जो कि हमारे स्वेटों पर कई बार निकल आती है। आप इस ऊन के ऊपर देख सकते हैं किस तरह से फूले हुए ऊन के रेशे आपको दिखाई दे रहे हैं। यह बर ही है। बर को अलग कर लेने के बाद जो ऊन बचा है, उस ऊन को वापिस धोकर सुखाया जाता है, यानी उसका पुनः अभिमार्जन किया जाता है और अच्छे से सुखा लिया जाता है। चरण 5, इस चरण में रेशों को विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि भेड़ या बकरियां सामान्य रूप से काली, भूरी अथवा सफेद रंग की होती है, लेकिन बाजार में तो हमें रंग बिरंगी ऊनें देखने को मिलती हैं। उसके लिए वे क्या करते हैं, तो ऊन को रंगते हैं। जो ऊन के रेशे प्राप्त हुए हैं उनको विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। तो जो हम स्वेटर पहनते हैं उनमें जो विविध प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, वे सफेद या काले या भूरे रंग की ऊनों को रंगने के बाद प्राप्त किया जाता है। अब आता है अंतिम चरण। इस अंतिम चरण को रोलिंग कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर उसे लपेट करके धागे के स्वरूप में बनाया जाता है, जिसका उपयोग ऊनी वस्त्रों के निर्माण में किया जा सकता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि उनको सीधा किया जाता है और फिर उसे धागे के रूप में लपेट लिया जाता है और इस लपेटी गई ऊन का उपयोग ही हमारे घरों में स्वेटर की बनावट के लिए किया जाता है, या इसका इस्तेमाल फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर ऊन के स्वेटर बनाने में किया जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, आज हमारे देश में एक व्यावसायिक संकट की समस्या उत्पन्न हुई है। अभी आप सोचेंगे कि व्यावसायिक संकट क्या होता है, तो विद्यार्थी मित्रों, ऊन की छटाई करने का कार्य जोखिम भरा होता है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो सकते हैं। भेड़ की जो त्वचा होती है उस पर एंथ्रेक्स नामक जीवाणु पाए जाते हैं। यह एक घातक रक्त रोग का कारण बनते हैं, जिसके कारण सॉर्टर्स नाम का रोग होता है और किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना ही व्यावसायिक संकट कहा जा सकता है। यानी ऊन के उद्योग से जुड़े हुए जो हमारे मित्र हैं, वे कई बार भयंकर रोगों का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए इस संकट को व्यावसायिक संकट के नाम से जानते हैं। मित्रों, आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो को देखकर आपने ऊन के रेशों से किस तरह से ऊन प्राप्त किया जाता है उसके विषय में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की होगी। आज के इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आप उसे देख सकें।